चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग के गेट पर हमारे कागजात चेक किए गए और उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा दिया गया। हम मिस्टर और मिसेस सोत्रा के लिए मखसूस नशिस्तों पर बैठ गए। काफी शुरका आ चुके थे और मजीद शुरका की आमद का सिलसिला जारी था। हमें अपनी नशिस्तों पर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक फोटोग्राफर हमारे पास आया। उसने हमसे तस्वीरें खिंचवाने की दरखास्त की और हमें तरतीब से बिठाकर कैमरे का लेंस दुरुस्त करने लगा। इसी दौरान उसने आहिस्ता से कहा, सामने की 8वीं नशिस्त पर हारूत राबील मौजूद है, आप उसे देख चुके होंगे। उसके साथ ही उसने तस्वीर खींचने के लिए बटन दबा दिया। रोशनी का एक झमाका हुआ और वो गर्दन खम करके हमारा शुक्रिया अदा करने के बाद आगे बढ़ गया। फोटोग्राफर यकीनन जाहिर था जो टाइम्स के फोटोग्राफर की हैसियत से वहां मौजूद था और हारूत राबील की निशानदही कर गया था। मैंने हारूत राबील की तरफ देखा। वो मुतमिन अंदाज में सर के बालों पर हाथ फेरा था। उसे मालूम नहीं था कि उसके सुकून के दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो इतने इत्मीनान से बैठा था। अगर उसे मालूम हो जाता कि क्या क्या मसाइब उसके घात लगाए बैठी हैं तो दहशत से बेहोश हो जाता। तहजीब ने मेरे कान में सरगोशी की। अभी तो हर काम बड़ी खूबी से अंजाम पा रहा है। मैंने भी इंतहाई धीमी आवाज में कहा, हाँ, खुदा ने चाहा तो आइंदा भी सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे बंद हो गए और उसके बाद कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। बड़े बड़े सरमायादारों की खुश्क और बेमकसद तकारीर से हमें कोई सरोकार नहीं था। हमें ये भी मालूम हो गया था कि कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम भी तकरीर करें। ये मालूम होने के बाद मैं बिल्कुल पुरसुकून हो गया। मैं और तहजीब बैठे बोर होते रहे। कभी डेस्क बजाने की नौबत आती तो हम भी डेस्क बजा देते, वरना हमें कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारी तवज्जो का मरकज तो हारूत राबील था। वो खासे ठंडे मिजाज का आदमी मालूम हो रहा था। 2 घंटे बाद वक्फा हुआ और मेंबरान उठकर बाहर जाने लगे। तकरीबन तमाम ही लोग बाहर वसी लाउंज में आ गए थे और कारोबारी मामलात पर बहस मुबासा कर रहे थे। उन्हीं लोगों में हारूत राबील भी शामिल था। उसकी चाल में किसी कदर लंगड़ाहट थी। मैंने तहजीब से कहा, ये सबसे बेहतर वक्त है तहजीब, हमें इसी वक्त कुछ कर गुजरना चाहिए, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। तहजीब हैरान होकर बोली, लेकिन जहाँ इतने बहुत से लोगों के दरमियान हम क्या कर सकेंगे। मैंने कहा, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ। इतने बहुत से लोगों के दरमियान किसी शख्स को किस तरह काबू में किया जा सकता है। मैं और तहजीब टहलते हुए हारूत राबील की तरफ बढ़े। हम उस वक्त उसके करीब पहुंचे जब उसके आसपास कोई और नहीं था। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, हेलो मिस्टर हारूत राबील, क्या हाल हैं आपके। हारूत राबील चौंक कर हमें देखने लगा। उसने पहले मुझे और फिर तहजीब को सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में इस्तेजाब करवटें ले रहा था। उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। गालिबन इससे कबल हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं धीरे से हंस पड़ा। कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मेरा नाम सोत्रा है और ये मिसेस सोत्रा है। उसने कहा, ओ अच्छा, आप लोग फ्रांस से आए हैं। मैंने कहा, जी हाँ मिस्टर राबील, लेकिन आपने शायद हमारे नामों से हमारी कौमियत का अंदाजा लगाया है। हारूत राबील ने कहा, जाहिर है। उसके लहजे में अब भी उलझन थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी कभी आप लोगों से मुलाकात हुई हो। मैंने कहा, इत्तेफाक की बात है मिस्टर राबील, वैसे भी हमारी एक ही मुलाकात हुई थी और वो भी बहुत मुख्तसर थी, इसलिए आपको याद नहीं रहा तो ये कोई ऐसी ज्यादा ताज्जुब खेज बात भी नहीं है। हम जिनीवा में आपसे मिले थे। हारूत राबील ने शाने उचकाए, बोला, मुमकिन है, क्या हाल है आप लोगों के। उसने पूछा, लेकिन ये महज एक रस्मी सा सवाल था। उसके लहजे में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। मैंने कहा, आपसे दोबारा मिलने का बड़ा इश्तियाक था मिस्टर राबील, हम लोग अक्सर आपके बारे में बातें किया करते थे। हारूत राबील ने यूं बेनियाजी से कहा, अच्छा, जैसे ये उसका हक रहा हो। तहजीब बोली, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आपसे दोबारा मिलकर हम कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। वो बोला, आप दोनों का हद से बड़ा हुआ इश्तियाक मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई इतनी अहम शख्सियत तो नहीं हूँ। मैंने कहा, अक्सर लोग अपने बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सकते मिस्टर राबील, आपको अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। वो बोला, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम ज़ुमानी गुफ्तगू कर रहे हो मिस्टर सोत्रा, और उलझी हुई गुफ्तगू से मुझे वैसे भी चिढ़ है। मैंने हंसकर कहा, आपको गलत फहमी हुई है मिस्टर राबील, हम तो बहुत वाज़ेह किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई और मतलब नहीं है। हारूत राबील ने खुश्क लहजे में कहा, क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझसे मुलाकात करना ही था। मैंने कहा, बुनियादी मकसद तो यही था मिस्टर राबील, लेकिन हमें आपसे कुछ काम भी था जो यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो बोला, ओह। हारूत राबील बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखने लगा। उसका रवैया अचानक ही तब्दील हो गया। बोला, तब तो आप लोग मेरे साथ कुछ वक्त जरूर गुजारिएगा। मैंने कहा, जरूर गुजारेंगे मिस्टर राबील, लेकिन आप हमसे मिलने के लिए कब वक्त निकाल सकेंगे। वो बोला, फौरी तौर पर तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगा, मुझे अपने सेक्रेटरी से मालूम करना पड़ेगा। मैंने मायूसी से कहा, हमने तो सुना था आप बहुत बड़े कारोबारी हैं, लेकिन आपका रवैया तो इस बात की नफी कर रहा है। वो बोला, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, अच्छा कारोबारी कोई मौका हाथ से गंवाना पसंद नहीं करता। आप मालूम नहीं कैसे कारोबारी हैं कि इस मौके से फायदा नहीं उठा रहे।
हारूत राबिल ने कदरे बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया। बोला, समझने की कोशिश करो सोतरा, मेरा कारोबार इतना फैला हुआ है कि मैं बड़ी मुश्किल से कोई वक्त निकाल पाता हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम है मिस्टर राबिल, लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं है कि हमारे पास आपके लिए जो आइडिया है उससे आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। हारूत राबिल ने दिलचस्पी से कहा, ओ, तुम्हें मालूम है कि मैं असलहे की सप्लाई करता हूँ। मैंने कहा, आप कोई भी कारोबार करते हो मिस्टर राबिल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनाफा करोड़ों तक भी पहुंच सकता है। हारूत राबिल ने चौंक कर कहा, करोड़ों डॉलर का मुनाफा? मैंने कहा, करोड़ों डॉलर तो एक सरसरी अंदाजा है, वरना मुनाफे की रकम अरबों डॉलर भी हो सकती है। हारूत राबिल ने बेयकीनी से मुझे देखा। बोला, क्या तुम मेरे साथ मस्खरापन कर रहे हो सोतरा? मैंने कहा, हरगिज नहीं मिस्टर राबिल, जो कुछ मैंने आपसे कहा है वो एक अटल हकीकत है। उसने नफी में सर हिलाया। बोला, मैं नहीं मान सकता। अगर अरबों डॉलर मुनाफे का मामला है तो मैं ही क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मामला आपसे ही मुताल्लिक है। हम खास तौर पर इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। अगर ये मामला न होता तो शायद हम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न होते। हारूत राबिल ने कहा, मुझसे मुताल्लिक क्या मामला हो सकता है? वो बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा, यह मामला तफसील तलब है मिस्टर राबिल, इतने मुख्तसर वक्त में हम आपको कुछ भी नहीं समझा सकेंगे, इसलिए हम आपसे आपके कीमती वक्त का कुछ हिस्सा मांग रहे हैं। वो बोला, ये भी तो मुमकिन है मिस्टर सोतरा कि जो बात तुम्हारे नजदीक बहुत अहम है मुझे उसमें दिलचस्पी न महसूस हो। क्या इस सूरत में मेरा वक्त जाया नहीं होगा? मैंने तल्ख लहजे में कहा, हमारे वक्त की भी कोई कीमत है मिस्टर राबिल। अगर हमें मालूम होता कि आप फायदे से इस तरह दामन कतराते हैं तो मैं आपसे इतनी बात भी ना करता। वो बोला, ओहो, तुम तो नाराज हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ख्याल है तुम्हारी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुमने मुझे मुतासिर कर दिया तो तुम देखोगे कि मैं तुमसे किस तरह ताउन करता हूँ। मैंने कहा, असल बात का फैसला तो हुआ ही नहीं मिस्टर राबिल, आप हमें कब वक्त दे सकेंगे? हारूत राबिल ने कहा, इस वक्त तो चूंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है इसलिए अभी तो मुमकिन नहीं होगा। तुम यूं क्यों नहीं करते कि कल? मैंने कहा, कॉन्फ्रेंस के बाद यहीं गुफ्तगू कर लेने में क्या हर्ज है मिस्टर राबिल, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। वो बोला, मेरे ख्याल में ये मौजू नहीं रहेगा, कारोबारी गुफ्तगू के लिए पुरसुकून माहौल दरकार होगा। मैंने कहा, उस वक्त हमारी गुफ्तगू कारोबारी नौयत की नहीं होगी, हम आपको सिर्फ अपना आइडिया बताएंगे। अगर आपको मंजूर हुआ तो हम बाद का कोई वक्त तय करके तफसीली बातचीत कर लेंगे। हारूत राबिल ने तवील सांस लेकर कहा, ठीक है मिस्टर सोतरा, तुम्हारा यही इसरार है तो यूं ही सही, कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुझसे मिल लेना। वक्फा खत्म हो चुका था और कॉन्फ्रेंस के शुरका वापस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना शुरू हो गए थे। चुनाचे हम भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर अपनी सीटों पर बैठ गए। पहला मरहला कामयाबी से तय हो गया था। हारूत राबिल तक तो रसाई हो गई थी। अब मसला सिर्फ ये रह गया था कि जब हम उस बर्डी फॉस्टर और एटमी हथियारों से मुताल्लिक धमाका खेज इंकिशाफ करेंगे तो उसका रद्द अमल क्या होगा। कॉन्फ्रेंस जारी रही, लेकिन मेरा जहन चूंकि उलझा हुआ था इसलिए मैं कुछ सुन न सका। मुझे तो ये अंदाजा भी न हुआ कि कॉन्फ्रेंस किस वक्त खत्म हुई। शायद तहजीब भी मेरी तरह जहनी तौर पर उलझी हुई थी। फिर मैं उस वक्त चौंका जब कॉन्फ्रेंस के शुरका हॉल से बाहर जाने लगे। तहजीब ने चौंक कर कहा, मालूम होता है कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यकीनन ऐसा ही है, आओ हम भी उठ चलें। हम उठकर हारूत राबिल की तरफ बढ़े जो अभी तक अपनी नशिस्त पर ही बराजमान था। हमें अपनी तरफ आते देख कर वो उठ खड़ा हुआ। बोला, वक्त बहुत हो गया है इसलिए मैं तुम्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा, हमारे लिए आधे घंटे का वक्त भी बहुत है मिस्टर राबिल, इससे बहुत कम वक्त में आप हमसे मुत्तफिक हो जाएंगे। हारूत राबिल ने हॉल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, क्या ख्याल है बाहर लॉन में चलकर बात करें? मैंने हाथ से लाउंज के एक दूर उफ्तादा गोशे की तरफ इशारा किया। कहा, लाउंज का वो गोशा कैसा रहेगा? आपके साथ कुछ और अफराद तो नहीं है मिस्टर राबिल? वो बोला, नहीं, बस मेरा ड्राइवर और सेक्रेटरी हैं, वो दोनों बाहर गाड़ी में मौजूद हैं। मैंने कहा, तब तो लाउंज में ही गुफ्तगू करना बेहतर रहेगा, क्या ख्याल है मिस्टर राबिल? हारूत राबिल ने हमारे साथ लंगड़ा कर चलते हुए कहा, ठीक है, ये जगह पुरसुकून भी है और यहाँ कुर्सियां भी मौजूद हैं। हम तीनों लाउंज के उस गोशे में कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। हारूत राबिल ने बैठते ही अपनी कलाई पर बंधी हुई कीमती तलाई घड़ी पर निगाह डाली। बोला, आधे घंटे के अंदर अंदर आप अगर मुझे मुतासिर न कर सके मिस्टर सोतरा तो उसके बाद मुझे माजूर समझिएगा, इसलिए कि इससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा, और अगर हम आपको मुतासिर करने में कामयाब हो गए मिस्टर राबिल तो फिर आपका रवैया क्या होगा? हारूत राबिल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा हो गया तो फिर वक्त की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। मैंने कहा, मैं आपसे पहले कह चुका हूं मिस्टर राबिल कि मैं इससे बहुत कम वक्त में आपको खुद से मुत्तफिक कर लूंगा। दरअसल जो आइडिया मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो आपके अजीमुशान कारोबार से ही मुतल्लिक है। आप असलहे की सप्लाई का काम बहुत आला पैमाने पर करते हैं। इस बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि बाज मुल्क लड़ ही सिर्फ इसलिए रहे हैं कि आपका असलहा फरोख्त होता रहे।
हारूत राबील का चेहरा बेतासुर हो गया और उसने सर्द निगाहों से मुझे देखा। उसने सपाट लहजे में कहा, लोगों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक मेरे बारे में बहुत सी कहानियां घड़ रखी हैं। चूंकि लोगों का काम ही चिमगुइयां करना होता है, इसलिए मैं ऐसी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मैंने कभी ऐसी बातों की तायद या तरदीद करने की जरूरत महसूस नहीं की। इस किस्म की कहानियां मेरे लिए नई नहीं हैं, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन मनगढ़ंत दास्तानों से सरफ नजर करते हुए असल बात की तरफ आइए। मैंने कहा, इतने बड़े कारोबार को संभालना भी मसला ही होता होगा मिस्टर राबील। ये आप ही का हौसला है कि आप इतने वसी कारोबार को निहायत कामयाबी से संभाले हुए हैं। हारूत राबील ने खालिसतन यहूदियों वाले अंदाज में कहा, मैं आपकी इस बात से भी मुतासिर नहीं हो सका मिस्टर सोतरा। इसमें मेरा अरबों डॉलर का फायदा कहाँ है? उसके अल्फाज से तमा जाहिर हो रही थी, लेकिन उसका लहजा सपाट और बेतासुर था। मैंने बड़े सुकून से कहा, फायदा भी जाहिर हो जाएगा मिस्टर राबील। फर्ज कीजिए मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जिसके नतीजे में आप किसी मुतवक्के नुकसान से बच सकें, तो क्या ये बात आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी? हारूत राबील की आंखों में हल्के से जज्बाती तगय्युर के आसार नमूदार हुए। उसने खुश्क लहजे में कहा, मैं बिल्कुल नहीं समझ सका मिस्टर सोतरा। शायद मोमो में गुफ्तगू करना तुम्हारी आदत है। मैंने कहा, मैंने तो बड़ी वाज़े बात की है मिस्टर राबील। आप बहुत बड़े कारोबार के मालिक हैं और अरबों डॉलर मुनाफा उसी कारोबार से हासिल कर रहे हैं। क्या आप ये पसंद नहीं करेंगे कि आपका ये अरबों डॉलर का मुनाफा बरकरार रहे? हारूत राबील मुझे घूरने लगा। बोला, क्या ये मुनासिब नहीं होगा मिस्टर सोतरा कि जो कुछ तुम कहना चाहते हो खुल कर कह डालो? मैंने कहा, हुकूमत अमेरिका ने आपको खुसूसी मुराद दे रखी है मिस्टर राबील, वरना निजी शोबे में असलहा साज फैक्ट्रियों के कयाम की कोई दूसरी मिसाल मिलना शायद नामुमकिन ही हो। हारूत राबील ने सर्द महरी से कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो मिस्टर सोतरा। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सी मुराद हासिल हैं जिनके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने कहा, मुझे अंदाजा तो था मिस्टर राबील, लेकिन आपकी जबानी अपने अंदाजे की तस्दीक से मुझे बेहद खुशी हुई है। आपको मालूम है, इस खबर के बाद मेरे आइडिया की कदर कीमत में और भी इजाफा हो गया है। वो बोला, तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है सोतरा। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, इसलिए चाहे तुम कितनी ही बेसरोपा बातें क्यों न करो, मैं उन्हें सुनने के लिए मजबूर हूँ। मैंने कहा, बात दरअसल ये है कि आपका कारोबार हुकूमत अमेरिका से हासिल शुदा मुराद के साथ मशरूत है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि हुकूमत अमेरिका आपसे तमाम मुराद वापस ले ले? न सिर्फ मुराद वापस ले ले, बल्कि आपकी तमाम फैक्ट्रियां भी सील कर दे। आपको गिरफ्तार करके आप पर गद्दारी और शातिराना चालें चलने के इल्जाम में मुकदमा चलाए। अगर ये सब कुछ हो जाए तो क्या आपको अरबों डॉलर का नुकसान नहीं होगा? हारूत राबील के माथे पर शिकने पड़ गईं। उसने भवें सुकेड़ कर पहले मुझे और फिर तहजीब को देखा। उसके बाद उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। उसने अपने मखसूस सपाट और बेतासुर लहजे में कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है मिस्टर सोतरा, और तुम अभी तक मुझे अपनी किसी एक भी बात से मुतासर नहीं कर सके। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, तब तो मजबूरी है। डिफॉस्टर का हवाला दिए बगैर काम बनता नजर नहीं आता। डिफॉस्टर का नाम सुनकर हारूत राबील अपने चेहरे का मसनूई निकाब बरकरार न रख सका। उसने यूं पहलू बदला जैसे उसके पहलू में अचानक ही कोई नोकदार चीज चुभ गई हो, लेकिन उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल भी लिया और कदरे मुतजस्सस अंदाज में बोला, ये डिफॉस्टर क्या चीज है मिस्टर सोतरा? मैंने अपनी बाईं आंख दबाकर बोला, बड़ी जोरदार चीज है मिस्टर राबील। शायद आपको इल्म हो कि इस नादिरुल वजूद शय का ताल्लुक जर्मनी से है। हारूत राबील ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या ये किसी किस्म की मशीन है? वो अपनी बेनियाजी बरकरार रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मशीन नहीं है मिस्टर राबील, पूरी फैक्ट्री है जिसके हुसूल के लिए एक दुनिया सरगर्दा है। हारूत राबील ने हैरत से कहा, कमाल है, मैं किसी ऐसी फैक्ट्री के वजूद से लाइल्म हूँ। मैंने मायूसाना अंदाज में कहा, मुश्किल ये है मिस्टर राबील कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना वक्त और बाकी रह गया है मिस्टर राबील? हारूत राबील ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओहो, वक्त को छोड़ो, मुझे इस फैक्ट्री के बारे में तो कुछ बताओ। मैंने कहा, नहीं मिस्टर राबील, आपकी लाइल्मी की जड़ें बहुत गहरी हैं, शायद हम आपकी लाइल्मी का दावा न कर सकें। वो बोला, तुम बताओ तो सही। मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बातें सुनूंगा और उन्हें समझने की कोशिश भी करूंगा। मैंने कहा, जो शख्स किसी आदमी को फैक्ट्री समझने पर मुसिर हो, उसे क्या समझाया जा सकता है मिस्टर राबील? हारूत राबील झुंझला गया। बोला, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो सोतरा? वो जल्द से जल्द डिफॉस्टर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, लेकिन मैं उसके आसाब का इम्तिहान लेने पर मुसिर था। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, मैं बड़ी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करने का आदी हूँ मिस्टर राबील। पहले आप एतराफ करें कि डिफॉस्टर कोई चीज नहीं बल्कि एक जीता जागता आदमी है, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। वो बोला, तुम मुझसे ये एतराफ क्यों कराना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? मैंने कहा, हम यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए आए हैं मिस्टर राबील, लेकिन हमें अफसोस है कि आप हमसे बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। वो बोला, मैं तुमसे हर तरह का ताउन करूंगा,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे खुलकर गुफ्तगू करना होगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम डिफॉस्टर से वाकिफ हो राबील, और मुसलसल उससे नावाकफियत का इजहार कर रहे हो। वो बोला, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं मजबूरन डिफॉस्टर नामी किसी शख्स से अपनी वाकफियत का एतराफ कर लूंगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर राबील, मैं तुम्हें डिफॉस्टर के बारे में चंद बातें बताता हूँ, शायद उन्हें सुनकर तुम्हारी यादाश्त पर कुछ असर पड़ जाए। डिफॉस्टर एक जर्मन साइंसदान का नाम है जिसका ताल्लुक जर्मनी के एक पसमानदा खानदान शमरिख से है। अब क्या कहते हो? हारूत राबील ने ठिठाई से कहा, डिफॉस्टर तो क्या, मैं जर्मनी के किसी भी साइंसदान से वाकिफ नहीं हूँ। शायद उसने तहिया कर लिया था कि किसी भी बात का एतराफ नहीं करेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर राबील, मेरे पास मालूमात का एक ऐसा खजाना मौजूद है जिसे अगर मैं तुम्हारे कानों में उंडेल दूं तो तुम्हारी यादाश्त में जलजला आ जाए। डिफॉस्टर नामी ये जर्मन साइंसदान तुम्हारी कैद में था, एक तवील अरसे तुम्हारी कैद में रहा और तुम उसकी सलाहियतों का इस्तेहसाल करते रहे। वो तुमसे ताउन करने पर मजबूर था, उसके बाद उसे मौका मिला और वो फरार हो गया। हारूत राबील ने बड़े सुकून से कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो वो बेबुनियाद इल्जामात के सिवा और कुछ भी नहीं, ऐसे इल्जामात जिन्हें तुम साबित नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, तुमने हुकूमत अमरीका के बाज़ जौहरी राज चुरा कर डिफॉस्टर के हवाले किए। तुम्हारा मंसूबा था कि डिफॉस्टर की मदद से जौहरी हथियार तैयार करके मुख्तलिफ जंग बाज ममालिक को फरोख्त करो। तुम चूंकि सिर्फ आम असलहा बना सकते हो, जौहरी हथियार बनाने की इजाजत जाहिर है तुम्हें नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ खुद हुकूमत अमरीका दीगर ममालिक को जौहरी हथियार नहीं देती, इसलिए तुम्हारा ख्याल था कि तुम चोरी छुपे ये हथियार जरूरतमंद मुल्कों को फरोख्त करोगे। आम असलहे के मुकाबले में जौहरी हथियारों की फरोख्त पर तुम्हें सैकड़ों गुना ज्यादा मुनाफा हासिल होने की तवक्को थी। मैं खामोश होकर हारूत राबील को देखने लगा। वो बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर किस हद तक इल्जामात आयद करते हो। मैंने कहा, तुम्हारी इस तवक्को पर उस वक्त पानी फिर गया जब डिफॉस्टर तुम्हारी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया। वो न सिर्फ फरार हुआ बल्कि अपने साथ वो मसरूका जौहरी फॉर्मूले भी ले गया जो तुमने खुदा जाने किस तरह चोरी करवाए थे, और उनसे तुम्हारा अरबों डॉलर का मुनाफा वाबस्ता था। हारूत राबील ने कहा, क्या तुम कोई कहानीकार हो सोतना? तुम्हारा तखय्युल बड़ा जरखेज है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदाजे से कहीं ज्यादा मिस्टर राबील। खैर, तो डिफॉस्टर के फरार के बाद तुमने अपने एजेंट उसके ताकुब में रवाना किए ताकि डिफॉस्टर को मसरूका फॉर्मूलों समेत बाजियाब किया जा सके। डिफॉस्टर यहाँ से फरार होकर जर्मनी गया था, जहाँ से उसने दुनिया के चंद बड़े ममालिक को फॉर्मूलों की फरोख्त के लिए दावतनामे अरसाल किए। नतीजा ये हुआ कि पहले बर्लिन और उसके बाद हैम्बर्ग दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के एजेंटों का गढ़ बन गया। एजेंटों की इस भीड़ में तुम्हारे आदमियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया, इसलिए कि उन्हें हर हाल में डिफॉस्टर को फॉर्मूलों समेत हासिल करना था, जबकि उसके मुकाबले में दूसरे ममालिक के एजेंटों को डिफॉस्टर की जिंदगी से कोई गरज नहीं थी। वो बोला, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है सोतरा, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये कहानी किससे सुनी? मैंने कहा, सुनते जाओ राबील, बीच में मत बोलो, मेरे पास मालूमात का बड़ा जखीरा है। तुम्हारे आदमियों ने अक्लमंदी ये की कि उन लोगों को तोड़ लिया जिन्होंने डिफॉस्टर की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की थी। ऐसे अफराद में किंग एटलस और रोडेल्बो के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। किंग एटलस और रोडेल्बो के तस्करे पर मैंने हारूत राबील को चौंकते देखा। अब तक गालिबन वो यही समझता रहा था कि मैंने कहीं किसी से डिफॉस्टर के बारे में कुछ सुन लिया है और अपनी मालूमात से उसे मरूब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन महज इस ख्याल से बैठा मेरी बातें सुन रहा था कि मुमकिन है मेरे जरिए उसे डिफॉस्टर के बारे में कोई नई बात मालूम हो जाए। मैंने जो हवाला दिया उससे ये बात बहरहाल साबित होती थी कि मैं महज सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन बदकिस्मती से डिफॉस्टर अचानक लापता हो गया और तुम्हारे एजेंट भी इस बात से लाइल्म हैं कि डिफॉस्टर कहाँ गायब हो गया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर राबील? हारूत राबील ने लरजती हुई आवाज में कहा। तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? उसके आसाब जवाब दे चुके थे, चेहरा तारीख हो गया था और उस पर इस तरह भी कैफियत तारी हो गई थी जिसे छुपाना उसके बस से बाहर था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों, क्या हमारे इन बातों के जानने पर पाबंदी है मिस्टर राबील? हारूत राबील हकलाया, नहीं, मेरा मतलब है इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम तो महज एक ताजिर हो। मैंने कहा, पहले ये बताओ राबील के क्या हम तुम्हें मुतासिर करने में कामयाब हो गए हैं या अभी कोई कसर बाकी है? हारूत राबील ने बेबसी से कहा, मैं समझ नहीं सकता कि तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या हो सकता है। मैंने कहा, कुछ ही देर पहले तुम इस बात पर मुसिर थे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सरासर बकवास और महज तखय्युल की कारस्तानी है। वो बोला, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे मामलात से इस हद तक आगाह हो।
अब अगर मैं इनकार कर दूं तो इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। मैंने कहा, गोया तुम इस बात का एतराफ कर रहे हो कि जो कुछ मैंने कहा है वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। हारूत राबिल ने एक ठंडी सांस ली, बोला, हाँ मिस्टर सोथरा, तुम्हारे इंकशाफात हैरत अंगेज हैं। मेरी जेब में पड़ा हुआ छोटा सा टेप रिकॉर्डर अपना काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि इस छोटे से मगर निहायत हसास टेप रिकॉर्डर ने हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज महफूज कर लिया होगा। मैंने टाइम्स के फोटोग्राफर को देखा जो हमसे कुछ फासले पर खड़ा बड़ी बेनियाजी से सिगार पी रहा था। जाहिर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह तैयार था। लेकिन हारूत राबिल की तरफ से हमें क्या खतरा हो सकता था? हारूत राबिल ने कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरी रिहाइश गाह पर चलो, वहां इत्मीनान से बातें करेंगे।